नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी में भारत की मेंबरशिप को लेकर अमेरिका के पूरे सपोर्ट के बावजूद भी वियना की मीटिंग में कुछ हासिल नहीं हो पाया। हालांकि अब यह मुद्दा 24 जून को सियोल में होने वाले एनएसजी की मीटिंग में रखा जाएगा, लेकिन भारत की एनएसजी में एंट्री को लेकर चीन लगातार उसका विरोध कर रहा है। क्यों एनएसजी में भारत का विरोध कर रहा है चीन? क्यों पाकिस्तान के उकसावे में आ रहा है चीन? आखिर क्या है पाकिस्तान को भारत के एनएसजी में शामिल होने से तकलीफ? इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और इसी पर पेश हमारा आज का खास कार्यक्रम आपकी सोच आपका नजरिया। 5 देशों की यात्रा में एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता पर समर्थन जुटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। लेकिन उधर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई एनएसजी की बैठक बेनतीजा रही, क्योंकि चीन एनएसजी में भारत की एंट्री का पुरजोर विरोध कर रहा है। दरअसल भारत ने एनएसजी में शामिल होने से तकलीफ चीन को नहीं है, बल्कि तकलीफ तो उसके चाइनीज दोस्त पाकिस्तान को है, जिसके उकसावे में आकर वो अगेड़ा बन रहा है। आखिर क्या है पाकिस्तान को भारत के एनएसजी में शामिल होने से तकलीफ? क्यों पाकिस्तान रच रहा है भारत के खिलाफ साजिश? क्यों भारत के एनएसजी में शामिल होने से डर रहा है पाकिस्तान? आज हम इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकेश बाजपेयी साहब हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनुज अत्रे साहब थोड़े ही समय बाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन हमारे साथ मौजूद हैं और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और साथ ही साथ पाकिस्तान के कराची से वरिष्ठ पत्रकार आमिन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नुसरत आमिन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा लाइव। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नुसरत आमिन साहब हमारे स्टूडियो में। तो चलिए अपने सभी खास मेहमानों से बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि किसी भी सियासी सल्तनत की कहानी को मुकम्मल करने के लिए कूटनीतिक कथा को आधार बनाना बहुत जरूरी होता है। और जब बात अंतर्राष्ट्रीय मंच की हो तो इसके मायने और बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहां बात हैसियत और ताकत की होती है। हैसियत हमको बखूबी पता है और ताकत दिखाने की अब घड़ी आ गई है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी कर ली जाए। और उन्हीं को पूरा करने में इन दिनों माननीय मोदी जी लगे हुए हैं। लेकिन ये लगाव पड़ोसी पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा, क्योंकि उसके साथ चीन अपनी चाइनीज दोस्ती निभा रहा है। चाइनीज का मतलब आप बखूबी जानते हैं, नो वारंटी नो गारंटी। लेकिन पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है तो सिर्फ हिंदुस्तान की हैसियत से, जिसकी नुमाइश इन दिनों मैक्सिको से लेकर अमेरिका तक कर रहा है। और नींद पाकिस्तान की हवा हो रखी है और रोड़ा चीन बन रहा है। भारत के न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी में शामिल होने की राह में पाकिस्तान चीन की मदद से रोड़े अटकाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने अब वैश्विक समुदाय से अपील की है कि भारत को एनएसजी की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। दलील ये दी गई है कि इससे दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है। एक और एक्सेप्शन जो 2008 में हुई थी दोबारा नहीं होनी चाहिए इंडिया के लिए, और एक क्राइटेरिया बनना चाहिए तमाम एनएसजी जो नॉन एनपीटी स्टेट्स हैं उनके लिए न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को शामिल करने के लिए, और उसके बाद इंडिविजुअल एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कामयाबी हो। बैलेंस हमारा होगा इंडिया के साथ, कन्वेंशनल और स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस, तो उसमें यहाँ के अमन के लिए भी खतरा है और हमारे ताल्लुकात का भी। तो ये हम बार बार उनको एहसास दिलाते रहते हैं। ये बात अलग है कि खतरों का खेल खुद पाकिस्तान की सरजमी पर खेला जाता हो और नुकसान हर बार भारत को झेलना पड़ता हो। लेकिन भारत है कि फिर भी पाकिस्तान को छोटा भाई मानता है। लेकिन पाकिस्तान को चीन की चतुराई पर ज्यादा भरोसा है। यही वजह है कि भारत को एनएसजी के लिए जैसे ही बाकी देशों का समर्थन मिलने लगा, पाकिस्तान ने चीन के कहने पर
एनएसजी की सदस्यता के लिए अमेरिका के सामने हाय तौबा मचा दिया। और इधर चीन ने भी वैश्विक स्तर पर 48 देशों की बैठक में पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हुए भारत का विरोध किया। ऐसे में एक बात साफ है कि पाकिस्तान को तो सदस्यता मिलने से रही, क्योंकि अमेरिका ने आतंक को आधार बनाकर पाकिस्तान को फटकार लगा दी है। ऐसे में चीन की चाल से भारत को नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि दुनिया में चीन के अलावा शायद ही कोई ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने सिर उठा सके। और इसी का फायदा उठाकर चीन लगातार अपनी चतुराई से कुछ देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ गोलबंदी करने में जुटा हुआ है। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या माकूले मकसद को अंजाम दे पाना दोनों ही देशों के लिए मुमकिन होगा? दरअसल एनएसजी के लिए भारत की पहल के बाद पाकिस्तान अचानक सक्रिय हो उठा है और पाकिस्तान के विदेश मामलों के जानकार उनके एडवाइजर सरताज अजीज ने कई देशों से बात करके पाकिस्तान को भी एनएसजी में जगह दिए जाने की मांग रखती है, क्योंकि पाकिस्तान की फिक्र यह है कि एनएसजी की सदस्यता मिलने के बाद भारत पाकिस्तान को एनएसजी में घुसने से रोक सकता है, क्योंकि एनएसजी की सदस्यता का चुनाव सर्वसम्मति से होता है और अगर एक भी देश इसका विरोध कर दे तो प्रस्ताव गिर जाता है। तो चलिए, सभी खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान से भी हमारे खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का रुख करते हैं। नुसरत आमीन साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। भारत की एनएसजी में एंट्री को लेकर पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है साहब? जी, आप थोड़ी सी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है, तो मुझ तक आपकी आवाज़ और जो सवाल पहुंचा है वो थोड़ा रुक रुक के पहुंचा है, लेकिन मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है, क्योंकि आपने जो रिपोर्ट चलाई वो मैंने गौर से देखी है। जी। थोड़ा अच्छा स्क्रिप्ट लिखा हुआ था किसी ने, और लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट था उससे थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूंगा। जिस तरह मैं आपके सवाल के जवाब में अपना मौक़िफ़ पेश करूंगा, उसमें पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ हो सकता है और मेरा ज़ाती मौक़िफ़ भी हो सकता है। वो ये कि देखिए, चीज़ों को थोड़ा सा न्यूट्रलिटी के साथ भी देखना पड़ता है। चीज़ों को सही तरह एनालाइज करने के लिए, उनका सही तज्ज़िया करने के लिए पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो वाकई चाइनीज़ दोस्ती है। और पिछले कई वर्षों में हिंदुस्तान में बैठ के आप लोगों ने भी देखा होगा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती से जो भी तवक्कात पाकिस्तान जैसे मुल्क को वाबस्ता करनी चाहिए वो पूरी नहीं हुई हैं। तो इस तरीके से ये कहना कि ये ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेना, ब्लाइंड बिलीव कर लेना कि जो पाकिस्तान कहेगा वो चीन उसके लिए करेगा, ये बात ठीक नहीं है। जी हाँ, ये ज़रूर है कि चाइना खुद अपने पॉलिटिको इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए जो स्टेप्स लेगा, हो सकता है कि वो पाकिस्तान को भी सूट करें, जैसा कि एनएसजी के केस में मुझे लगता है कि हो रहा है। देखिए, ऐसा सोचना कि 100% जो चाइना का स्टैंड है वो पाकिस्तान की सपोर्ट में है, देखें ये मुझे लग रहा है कि देखें ये बड़ी बचकाना सी बात है ये सोचना। आप सोच जी कि चाइना जो है एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया की, और इंडिया भी है। इंडिया और चाइना आइंदा अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में और अगले 15-20 सालों में दुनिया भर में अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक दूसरे का गरिबान पकड़े हुए होंगे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए होंगे और कई अखाड़ों में लड़ रहे होंगे एक दूसरे से, और वो अभी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। उसी तरीके से जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक जी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें चाइना बहुत आगे जा चुका है और उसमें इंडिया भी काफ़ी आगे है। तो अब मसला जो सारा झगड़ा है वो बाहर की मंडियां हासिल करने का है, और उन मंडियों को कैप्चर करने के लिए लेजिटिमेसी, यानी ये जो सर्विसेज ग्रुप है, न्यूक्लियर सर्विसेज ग्रुप में शमूलियत जो है वो इन दोनों मुल्कों के इस एम्बिशन को लेजिटिमाइज कर देगी। तो ये झगड़ा इकोनॉमी का, ये इकोनॉमिक इशू है दोनों देशों के दरमियान, यानी बिल्कुल ठीक है नुसरत आमीन साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन चाइना, मेरी बात सुन ले। हाँ, ये जरूर है कि चाइना इस बात से बड़ा खुश होगा कि चलो मैं जो चाल चल रहा हूं उससे पाकिस्तान को भी फायदा है, जो मेरा चाइनीज दोस्त है और जो बहुत पुराना दोस्त है और जिसको मैं दुनिया भर में
एक आउटलेट के तौर पे अपनी अपनी एक, यानी दुनिया में जब चाइना बंद हो गया था कोल्ड वॉर के दौरान, तो पाकिस्तान उसके लिए एक रिलीफ था। तो उस रिलीफ की रिस्पेक्ट करते हुए चाइना यकीनन खुश होगा कि चलो मेरे इस स्टैंड से पाकिस्तान को भी सपोर्ट हासिल हो रही है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान को क्या फायदा है कि अगर भारत की एनएसजी में एंट्री नहीं होती है तो पाकिस्तान को क्या फायदा है, अगर होती है तो पाकिस्तान को तकलीफ क्या है? ये तो दूसरा सवाल है ना, आपने जो पहला सवाल किया था उसका जवाब मैंने दिया, अब ये दूसरा सवाल है जी। पाकिस्तान की तकलीफ क्या है, क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? पाकिस्तान को तकलीफ सबसे बड़ी ये है कि वो इंडिया के किसी भी ऐसे एक्शन से खुद को गैर महफूज समझता है जिसका ताल्लुक मिलिट्री डेवलपमेंट से या न्यूक्लियर डेवलपमेंट से हो। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ये समझता है, और यहाँ पर मैं पाकिस्तान की हिमायत करता हूँ इस जगह पर, और वो ये हिमायत करता हूँ कि पाकिस्तान ये समझता है कि 1970s के मिड के बाद अगर साउथ एशिया में दोबारा किसी ने जौहरी जंग शुरू की है, यानी जौहरी जंग के इम्कानात को बढ़ाया है, यानी न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटीज को जिसने इन्हांस किया है, उस मुल्क का नाम है हिंदुस्तान, भारत या इंडिया। और पाकिस्तान ने उसके जवाब में चाहे मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जवाब में किया, मैं आपको यह नहीं, बहुत गलत बात आप कर रहे हैं, शायद आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है, ऐसा आवाम है पूरे विश्व में जो उसने बिल्कुल ओपनली कहा है कि हमारी जितनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इसमें नो फर्स्ट स्ट्राइक है। एक दूसरा, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आपके जो सदर हैं मुशर्रफ साहब, वो 3 बार हिंदुस्तान को कह चुके हैं कि मैं 1 स्टेप दिस साइड एंड आई यूज न्यूक्लियर बॉम्ब। आपके जितने सेनेटर हैं, आपके जितने एमपीज हैं, उन्होंने भी यह बात दोहराई है। और जो आपके यहाँ के दहशतगर्द नेता हैं वो तो कहते हैं, मैं उनको माफ करता हूं, लेकिन आपके यहाँ बहुत जिम्मेवार लोगों ने यह बात कहा है कि न्यूक्लियर वेपन हम इंडिया के खिलाफ यूज करेंगे। हमारी स्टॉक पाइल इसलिए है कि इंडिया के पास है। और एक चीज और, चीन भारत का दुश्मन है क्योंकि 1962 में 20 अक्टूबर को चीन ने हमला किया था और 20 नवंबर 1962 को यूनिलैटरल सीज फायर किया था। और उस वक्त से ऐसा कोई मामला नहीं है जो कि वो इंडिया के खिलाफ न करे। और आपके साथ उसकी मित्रता इसीलिए है कि दोनों ने भारत पर अटैक किया है, पाकिस्तान ने 4 बार और चीन ने 1 बार। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि जो ग्वादर पोर्ट पर चीन का इंटरेस्ट है, जिस पर आप तालियां बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं और परचम फहराते हैं, यह ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, यह आपको बहुत महंगा पड़ेगा, आपकी आवाम के लिए महंगा पड़ेगा। और एक बात बता दूं, उनके 19,000 सोल्जर्स आपके यहां गिलगिट बाल्टिस्तान बलूचिस्तान से लेकर के ग्वादर तक हैं। यह बहुत बड़ी नफरी है। अगर आप लोग फिर भी समझते हैं कि यह हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, वो तभी तक आपका ऑल वेदर फ्रेंड है जब तक आप इंडिया को हिट करते रहेंगे और यह कहते रहेंगे कि न्यूक्लियर दहशतगर्दी इंडिया से होती है, जो कि अलग बात है। दुनिया में आपको छोड़ करके और कोई देश ये बात न कहता है न मानता है। ना मानता, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप होस्ट होके इस प्रोग्राम के मेजबान होके बिल्कुल ठीक बात कहेंगे किसी एक गेस्ट की बात पर, तो फिर मुझे लेने का फायदा क्या? अगर आप तो आप अपना पक्ष रखिए नुसरत आमिर साहब, आप अपना पक्ष रखिए, क्योंकि इन्होंने फैक्ट एकदम से बता दिया है कि 4 बार पाकिस्तान ने अटैक किया। इस बात से आप भी नहीं पीछे हट सकते हैं। एक बार चीन ने किया है, इस बात को भी आप स्वीकार करेंगे? आप ये बात तो अब खत्म हो गई जनाब आपकी सपोर्ट के बाद। जब आप 4 गेस्ट को बुलाकर एक को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी कहां गई? मुझे ये बताइए ना, पहले तो इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको सपोर्ट ही करना है तो लोगों को बुलाने की जरूरत क्या है? नहीं, यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया जा रहा नुसरत आमिर साहब। अगर सपोर्ट किया जाता तो हम आपकी इतनी बात को नहीं सुनते ना फिर तो। लेकिन हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो आवाम इसको कार्यक्रम को देख रही है वो कम से कम सच्चाई तक पहुंच सके। हकीकत क्या है, क्योंकि सभी के जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। बात भी सुने, लेकिन किसी एक से ये कह देना कि हाँ जी तुम सही कह रहे हो और तुम गलत कह रहे हो, ये आपका काम नहीं है। चाहे हो सकता है वो ठीक कह रहे हैं, हो सकता है मैं ठीक कह रहा हूं, लेकिन ये आपका काम नहीं है कि आप
प्रोग्राम में बैठ के ये कहें कि हाँ जी आप तो सही कह रहे हैं यार, फला साहब आप गलत कह रहे हैं, आपकी नहीं, बात मैं ये नहीं सुनी। कह रहा हूं नुसरत आमिन साहब कि आप गलत कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये तो सच्चाई है ना, यहाँ पर सही गलत का फैसला नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ फैक्ट्स के लिए बात कर रहा हूं, जो आंकड़े यहाँ पर पेश किए उन्होंने उसके बारे में सही कहा, आप अपने फैक्ट्स देंगे, अगर वो सही होंगे तो मैं उसको भी सही कहूंगा। अच्छा जी, हो सकता है मेरे समझने में कुछ वो हो गई हो। अच्छा, अब मैं ये मेरे हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर दोस्त जी, बीडी मिश्रा साहब, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जी, मिश्रा साहब से काफी प्रोग्रामों में आमना सामना होता रहा है। ही इज अ स्वीट गाय, लेकिन पाकिस्तान के मामले में जब वो कुछ अपनी नाराजगियों का इजहार करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं उसका सद्जवाब कैसे कर सकता हूँ। जाहिर है मैं एक साफी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि देखिए, चाइना के जो 19,000 फौजी बकौल मिश्रा साहब के जो डिप्लॉय हैं, तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की डिप्लॉयमेंट से कंपेयर ना किया जाए। जब अंग्रेज मेरा सुझाव था पाकिस्तान में आ रहे थे, अब मैं बोलने दे मुझे मिश्रा, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात बोलिए। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आ रहे थे तो वहाँ बसने वाले मुसलमान, वहाँ बसने वाले मेजॉरिटी हिंदू, वहाँ बसने वाले बुद्धिस्ट, वो सब के सब लोग पता नहीं किन चक्रों में लगे हुए थे। उन्होंने जो अंग्रेज़ों को करने दिया सब कुछ करने दिया। उन्होंने मद्रास पे अटैक कर दिया, उन्होंने कोलकाता हासिल कर लिया, सब कुछ कर लिया। पता नहीं हम लोग क्या करते रहे। मुग़ल भी आए, उनको भी सब कुछ करने दिया। पता नहीं फिर हम शिकायत क्यों करते हैं। महमूद गज़नवी आया, उसको भी सब कुछ करने दिया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा हम करते क्या है, उनको रोका क्यों नहीं हमने। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब सिचुएशन ये है कि 19,000 फौजी जो चाइना के डिप्लॉय हुए हैं, बकौल आपके, मुझे इसका इल्म नहीं है, तो देखें उनकी डिप्लॉयमेंट में और अंग्रेज़ों के कब्जा करने में बहुत फ़र्क है। वो अपने वहाँ इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं और उनके इंटरेस्ट में जंग या पाकिस्तान को कैप्चर करना हो ही नहीं सकता। अगर पाकिस्तान को कैप्चर करना होता तो ये गवादर पोर्ट और ये पूरी जो राहदारी की बात हो रही है, उसकी कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ होती उस कहानी से जो हमें अभी तक सुनाई दे रही है और नज़र आ रही होती हुई। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि देखें, मेरा इशारा ये नहीं था कि इंडिया पीसफुल न्यूक्लियर जो उनके एम्बिशंस हैं उसके लिए उसकी वजह से पाकिस्तान उससे नाराज़ है। नहीं, मैं क्लियर कट ये बात कह रहा हूँ कि 1998 में पोखरान में जब इंडिया ने एक्सप्लोजन किया, उसकी वजह से कोई भी छोटा मुल्क है जो आसपास है हिंदुस्तान के, जिसमें पाकिस्तान हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, नेपाल हो सकता है, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे मुल्क आसपास जो छोटे भी हैं और कमज़ोर भी हैं इंडिया के मुकाबले में 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 8 टाइम्स, 15 टाइम्स, उनका नेचुरली इनसिक्योर होना, मतलब वो बहुत ऑब्वियस बात है। उसमें उसको समझने के लिए रॉकेट साइंस की स्टडी करना ज़रूरी नहीं है, वो बड़ी नेचुरल बात है। देखिए, मैं अक्सर ये बात कह रहा हूँ, मैं भारत आकर भी एक बार दिल्ली में एक लाइव, पाकिस्तान में जिस दिन इलेक्शन से एक लाइव ट्रांसमिशन में मैं बैठा हुआ था दिल्ली में, और मेरा वो बहुत अच्छा तजुर्बा था। अमीन साहब, तो हम जब ऑनर बात कर रहे होते थे वो मुख्तलिफ होती थी, और जब हम ब्रेक्स में बात कर रहे होते थे एक दूसरे को, वो बड़ी मुख्तलिफ होती थी। और मैंने पुष्प रंजन है वरिष्ठ पत्रकार, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। अब एक सहाफी से दूसरा सहाफी सवाल पूछना चाहेगा। जरूर। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन में पाकिस्तान ने क्यों नहीं इंटरेस्ट लिया? ये थोड़ा छोटा सा मुख्तसर सवाल है, थोड़ा बताएंगे कि क्यों आखिर पाकिस्तान का, चाइना ने तो अप्लाई किया था लेकिन वो फिर पुश नहीं किया उसके लिए, लेकिन पाकिस्तान MTCR का मेंबर क्यों नहीं बनना चाहता है? किसका मेंबर नहीं बनना चाहता है पाकिस्तान? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन, जिसका अभी मोदी साहब के विजिट में MTCR, जिसका अभी इंडिया मेंबर बना, अभी बना है। देखिए मैं एक मिलिट्री एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब आपने ये सवाल कर ही लिया है, वो फिल्म शोले में कहते हैं ना अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र से कि यार जब कह ही दिया है तो देख लेंगे, तो फिर वही बात है कि जब आपने सवाल कर ही लिया है, तो मैं समझता हूं कि शायद इस वजह से कि पाकिस्तान को किसी सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, पाकिस्तान को किसी उस तंजीम के SOPs का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है फिर जो पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, तो और जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ठीक है, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर उनको कुछ लिमिट करनी पड़ेगी अपनी, कुछ नुसरत साहब बहुत होशियार जर्नलिस्ट हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं। कारण यह है कि जब बड़ा भाई वहां नहीं है तो छोटा भाई क्यों जाने की कोशिश करे? कारण यह है वहां पर चाइना नहीं है, इसलिए पाकिस्तान कहता है कि हमको जाने की क्या जरूरत है। दरअसल बड़ा भाई जाएगा तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग जो मिसाइल प्रोग्राम में भी लगे हुए हैं जिसमें चाइना हेल्प कर रहा है, आप अभी तक 3500 किलोमीटर तक पहुँच पाए हैं। अब आगे की तैयारी आपकी है कि जैसे भी हमें इंडिया के लेवल पे आना है, तो जब आप इसमें दस्तखत कर देंगे या उसके मेंबर हो जाएंगे तो आपकी बाध्यता हो जाएगी कि आप हर हाल में
300 किलोमीटर रेंज से आगे बना नहीं सकते मिसाइल, और 500 किलो से ज़्यादा उसका वजन नहीं हो सकता है। तो ये आपकी दिक्कतें हैं, इसे आप स्वीकार करने में क्या दिक्कत? इसमें कोई डिफेंस एनालिस्ट की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है बहुत कॉमन सी बात है, एक आपके ऐसा सीनियर सहाफ़ी तो समझ सकते हैं इन चीज़ों को। नहीं देखें, आप जो सवाल कर रहे हैं उसका तो खैर आप जो सवाल कर रहे हैं तो उसमें मेरा जवाब मुकम्मल होने से पहले मिश्रा साहब इंटरव्यूइंग कर रहे हैं मेरी हर बात पर। तो मेरा ख्याल ये कि आप डायरेक्ट मिश्रा साहब से सवाल कर लें, उनका जवाब आपको अच्छा भी लगेगा। और आप तसल्ली से वापस आप जवाब दें, आपके पास जवाब है नहीं, इस बात का जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। आपने बात पूरी करें मिस्टर तामिल साहब, आप इत्मीनान से बात पूरी करें। देखें, मेरे पास जवाब बिल्कुल नहीं है, मेरे पास एक तज्जिया है, मेरे पास एक एनालिसिस है। वो मैंने आपको बताया कि हो सकता है पाकिस्तान को इस तंजीम के एसओपीज और इस तंजीम के रूल्स की वजह से अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और अपने एक्सपेरिमेंटेशन को लिमिट करना पड़ जाए। शायद इस वजह से पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करना चाहता। ठीक है नुसरत आबिद साहब, इस समय एक चीज़ थोड़ा सा हमें जानना था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है और ऑपरेशन हुआ है और अभी शायद लंदन में ही हैं। तो इस समय पाकिस्तान में जो सियासत के जो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो डिसाइड की जा रही हैं, जैसे अभी जो चल रहा है वियना में या उसके बाद सोल में जो होना है, उसमें जो सारे स्ट्रेटेजी हैं वो तय मेरा ख्याल है शायद सरताज अजीज़ साहब जो उनके भाई साहब हैं, पाकिस्तान के वहाँ पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, वो ज़्यादा सुना कि तय कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और सरताज अजीज़ साहब जो कि एडवाइज़र हैं फॉरेन अफेयर्स के, वो सब कुछ गाइड कर रहे हैं। वहाँ आपके वजीर खालिजा का नाम के कोई इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब मैं दूं या मिश्रा साहब? आप देंगे साहब, आपका भी जानना चाहते हैं। आप देंगे तो उसके बाद मैं तबसरा जरूर करूंगा, अगर मेरे समझ में नहीं आया तो मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि वहाँ भी कुछ एक अखबारों ने इस पर टिप्पणी की है कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं वो ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब गाइड कर रहे हैं सब चीज़ों को। जी नहीं जी, मेरा ख्याल है कि कुछ अंदर की कहानियां होती हैं, कौन किससे मशवरा लेता है। इमरान खान थे तो वो जावेद मियांदाद से पूछते थे कि किस फील्डर को कहाँ खड़ा करना है, अब इसमें कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं, ये बातें आती रहती हैं। अब शहबाज शरीफ साहब, मैं नहीं समझता कि इतने पॉलिटिकली इनलाइटेंड है कि वो नवाज शरीफ को इतने सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर एडवाइसेस दें। हो सकता है एडवाइस लेते हों क्योंकि भाई नहीं हैं। और ये बात तो है कि पाकिस्तान में जो ये इस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं, उसमें उनकी अपनी फैमिली जो है सबसे आगे है पार्लियामेंट के बजाय, और असेंबली के बजाय फैमिली जो है उनकी बड़ी काउंट करती है। ये पाकिस्तान में ये बात कही जाती है और मुझे लगता है ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। तो शहबाज शरीफ दे भी सकते हैं उनको एडवाइस, नहीं भी दे सकते। जहाँ तक पोर्टफोलियो की बात है फॉरेन मिनिस्ट्री के, तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर सवाल उठते रहे हैं। इस पोर्टफोलियो के जो जब जिक्र होता है और वज़ीर ख़ारजा के होने ना होने के हवाले से जब बातचीत होती है, तो सरताज अजीज़ साहब यकीनन एक की प्लेयर हैं, वो डिसीजंस लेते हैं। और नवाज शरीफ साहब की जहाँ तक बीमारी की बात है, तो उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी है कि आया कि वो इतने बीमार हैं भी या नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो इंटरनल प्रेशर है उनके ऊपर करप्शन से कनेक्टेड इश्यूज़ के हवाले से, पनामा लीक्स के हवाले से, इमरान खान एक बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के आशिक बात से जो है वो एक अपोजिशन को जो है वो चला रहे हैं बड़े एनर्जी के साथ, उनका भी प्रेशर है। तो शायद उनका दिल जो है काफ़ी इन तमाम प्रेशर की वजह से मुतासिर हुआ। आप इतने सीनियर साहब ही हैं, एक छोटा सा और मुख्तसर सवाल। देखिए, जिस तरह से सरताज अजीज़ साहब ऊफ़ा के बाद जो पोस्ट ऊफ़ा जो डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुआ, उसमें उन पर कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया लोगों का। लोगों ने, और इस वजह से उनको उस जिम्मेदारी से हटाया भी गया। तो क्या इस वक्त जिस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं, जिस तरह से एडवाइस कर रहे हैं, इसमें आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं फिर कोई चूक हो जाएगी उनके जानिब से? नुसरत साहब, एक सवाल मैं और ऐड कर दूं, नहीं तो आप कहेंगे कि मैं बीच में बोल रहा हूं। क्या यह बात सही नहीं है कि आपके देश में ऐसा एक प्रैक्टिस है, ट्रेडिशन है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, जिसमें अगर कोई भी बात इंडिया, अमेरिका और सऊदी अरेबिया के ताल्लुक़ कही जाए, करी जाए, लिखी जाए,
पढ़ी जाए या डिस्कस की जाए, उसमें रहील शरीफ या आपके आर्मी चीफ या रावलपिंडी का स्टैंप जरूरी है। क्या बात सही है या गलत है? देखिए, ये बात 100% ठीक नहीं है। पाकिस्तान में 3 रिजीम्स रह चुके तो हैं। 99 है या 98% है? चलिए या बीडी मिश्रा साहब, जवाब देने दें उनको एक बार। देखिए, अब आपने सवाल किया तो मुझे बिल्कुल अरे बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, आप जवाब दीजिए मिश्रा साहब। सुनने को तैयार है। जी, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, एक सहाफ़ी के तौर पे जो कुछ मैंने देखा है पाकिस्तान में, उसमें ये है कि ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में 3 रिजीम्स गुजरे हैं जिसमें मिलिट्री डिक्टेटर्स ने हुकूमत की है। किसी ने 9 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने शायद 8-10 साल। तो ये 30-35 साल का जो टेन्योर है, ये 70 साल की हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा टेन्योर है, लगभग 50%, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये सारे प्रोलॉन्ग्ड हैं, यानी कोई 3 महीने के लिए आया तो उसने 11 साल हुकूमत की, कोई 4 महीने के लिए आया उसने 9 साल कर ली। तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो यकीनन उसमें आर्मी की से ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे फॉरेन अफेयर्स के जो इश्यूज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ के मुद्दे हैं, और तमाम फॉरेन पॉलिसीज़ नहीं, हाँ, न्यूक्लियर आई मीन यानी रीजनल जो साउथ एशियन जो अफेयर्स हैं उसके हवाले से, इंडिया के हवाले से, अमेरिका और सऊदी अरब के हवाले से जो पॉलिसीज़ बनती हैं, उसमें यकीनन आर्मी की से एक मायने रखती है पाकिस्तान में। लेकिन ये बात इस तरह जो आप कह रहे हैं कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक फोरम है और वहाँ पर स्टैंप लगती है सऊदी अरब, अमेरिका, चाइना, ऐसा नहीं है। देखें, अगर पाकिस्तान 100% अमेरिका के पीछे चल रहा होता तो इसराइल का तो बहुत अच्छा दोस्त होता पाकिस्तान, और शायद इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर होते। अगर सऊदी अरब के पीछे चल रहा होता पाकिस्तान, तो जो अभी वहाँ के बादशाह और शहजादे जो एक बहुत बड़ा एक अलायंस बनाने के ख्वाब देख रहे थे पाकिस्तान को मिला के, तो वो पाकिस्तान की वजह से ही चकनाचूर हुआ है। वो आपने हाल में ही देख लिया। पाकिस्तान मुस्कुरा के मिल तो रहा है सऊदी अरब से, लेकिन वो उनका उस तरह साथ नहीं दे सकता। राहिल शरीफ साहब को पूरी कमांड देने की ऑफ़र की सऊदी किंग ने, लेकिन वो इन्होंने ठुकरा दी, वहीं पर ठुकरा दी। पाकिस्तान आके ऐलान नहीं किया, वहीं पर खड़े खड़े ठुकरा के आ गए। तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ कि आर्मी की एक सही है, उसमें एक वैल्यू है आर्मी की। उसके अलावा मेरा ख्याल है जो कुछ भी है वो एक बस एक खाम ख्याली है, एक ख्वाब है, एक इल्जाम है। जी ठीक है, नुसरत आमिन साहब बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि यहाँ वक्त हो गया बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए आपकी सोच, आपका नजरिया। शर्मा जी, आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, क्यों ना आप अपनी गाड़ी में केरोसिन ऑयल डाल दो। लाखों की गाड़ी बर्बाद कर दूं? बाइक में डाल लो। गाड़ी चाहे सस्ती क्यों ना हो, बर्बाद नहीं करूंगा। पर आप अपनी और बच्चों की जिंदगी जो बर्बाद कर रहे हो उसका क्या? मगर कैसे? इस खाने में जहर है, कीटनाशक है इसमें। मैं क्या करूं? हर चीज में मिलावट ही मिलावट है। आपको पता ही नहीं, एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है जिसमें मिलावट नहीं। कौन सा? MSG 100% प्योर है। अच्छा, ऑर्गेनिक भी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज हम बात करें एक ऐसे मुद्दे पर जो वाकई ही राष्ट्र नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। चूंकि NSG में भारत प्रवेश करना चाहता है, पाकिस्तान उसका विरोध कर रहा है। चूंकि वो खुद उसका सदस्य नहीं तो चीन को अपना एक माध्यम बना रहा है, चीन को अगेड़ा बनाकर उसका विरोध लगातार किया जा रहा है। सभी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, साथ ही साथ नुसरत आमीन साहब भी हमारे साथ पाकिस्तान से सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अब यहां पर रुक करूंगा, मुकेश वाजपेयी साहब आपका रुक करूंगा। चूंकि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो नरेंद्र मोदी साहब वहां पर जन्मदिन की बधाई देने जाते हैं नवाज शरीफ साहब को, वहां भी दोस्ती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने, अगर मैं बात
करूं, सरताज अजीज साहब ने हिंदुस्तान के पुराने मित्र को फोन करके मनाने की कोशिश की है। मैं रूस का जिक्र कर रहा हूं, तो किस तरह की कूटनीति है? देखिए, हमारा तो स्पष्ट शुरू में भी कहना था, जब मोदी जी ने ये गवर्नमेंट संभाली थी उस समय भी कहना था कि हमारे पड़ोस में जितने भी देश हैं, किसी से हम नज़र उठा के बात नहीं करेंगे, नज़र झुका के बात नहीं करेंगे। हाँ, नज़र मिला के ज़रूर बात करेंगे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे रशिया हो। आज भी हम उस पे कायम है। पाकिस्तान से हमारे को क्या दिक्कत क्या है? पाकिस्तान अगर अपने रास्ते अपना रवैया ठीक कर ले, जो उसके यहाँ दहशतगर्दी के अड्डे बने हैं उनको बंद करा दे, जो हमारे वहाँ पे आतंकवादी और वो लोग हैं उनको हमारे को सौंप दे, उसके बाद बैठ के बात कर ले। क्या दिक्कत है पाकिस्तान को हमसे? आज पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। जिस तरह से पाकिस्तान अपने यहाँ दहशतगर्दी के मामले पे भीख मांग मांग के, पैसे मांग मांग के दूसरी जगह खर्च कर रहा था, ये सारी चीज़ें पूरा वर्ल्ड जान चुका है इस बात को, और इसीलिए वो अलग थलग पड़ गया। अब वो सिर्फ ये चाहता है किसी भी तरह कोई मेरे को एक बैसाखी चीन की तरह से मिल जाए, और कहीं पाकिस्तान अगर भारत को एनएसजी में भी सदस्यता मिल जाती है तो पाकिस्तान का अंत निकट बहुत भविष्य में होने वाला है। और ये हम नहीं करेंगे। इसके अंदर जो है, आपने कल एक सुना होगा, इनके यहाँ हाफिज सईद साहब बोल रहे थे कि हम फौज को डिक्टेट करेंगे, फौज इस तरह से काम करे, फौज को चाहिए कि तुरंत ये कर दे वो कर दे। तो ये तो इनके अंदर के हालात इस तरह से पैदा हो जाएंगे कि ये होना ही होना है। तो इनको चाहिए कि भारत की जो बातें हैं उनको मान ले, बैठ के बात करें। और पड़ोसी देश भी है सबसे। आप देखिए, मोदी साहब इनके नवाज शरीफ की बिटिया की शादी थी, उसमें गए। मोदी साहब जब पाकिस्तान में भूकंप आया, उस समय इन्होंने, बाढ़ आई तब उस समय इन्होंने सहायता की बात करी, इन्होंने नकार दिया। नेपाल में भूकंप आया, नेपाल में हमने सहायता करी। हम तो चाहते हैं कि हम छोटा भाई इनको मानने के लिए तैयार है, लेकिन छोटे भाई के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको बदलनी पड़ेंगी। और जहाँ तक चाइना की बात है, आप देखेंगे 24 तारीख को विरोध खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान को खुश करने के लिए विरोध कर रहे हैं, चाइना का विरोध कहीं विरोध नहीं रहेगा। आप 24 तारीख को देखें, खुशखबरी मिलेगी, भारत को एनएसजी में जरूर सदस्यता मिलेगी। ठीक है, मैं नुसरत आमीन साहब के पास चलूं, लेकिन उससे पहले अनुज अत्रे साहब, आपको क्या लगता है, चूंकि कांग्रेस ने लंबा शासन किया है हिंदुस्तान में, लंबा राजनीतिक दल रहा है, बहुत ज्यादा वक्त बिताया कांग्रेस पार्टी ने, सरकार आपकी रही है, तो आपको लगता है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान सरकार की कूटनीति है, विदेश नीति है, वो सही दिशा में जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, खासतौर से सरकार में जो बैठे नेता हैं, उनको भी अपनी उदारता भी दिखानी चाहिए और अपना एक दिल खोल करके काम करना चाहिए। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, उनको ये चीज़ स्वीकार करनी चाहिए कि आज जो उनको चीज़ मिली है या जो चीज़ मिलने जा रही है उसमें कांग्रेस का कहीं कोई रोल नहीं है। अगर आज हमको सदस्यता मिलने जा रही है तो ये कांग्रेस का एक बोया हुआ बीज है, जो एक पेड़ जो एक फल दे रहा है, जिसका फल वो लेने जा रहे हैं। जो हमने इतने सालों से, हमारी पार्टी ने जो सरकार में रह करके मेहनत की, अपनी विदेशों में और देश में जो हमने अपनी साख बढ़ाई है, उसका अगर हमें फल मिल रहा है तो हमारे को चाहिए, जब तक हमारी सरकार रही, हमने अपनी पहले वाली सरकारों को, पाकिस्तान विरोध कर रहे हैं, कहां मिलने जा रही है अभी? नहीं, बात अभी मैं, देखिए, बात हमारे पाकिस्तान के साथ, हम अपने इंटरनल मैटर पे भी बात करने में हमें कोई बुराई नहीं है। अगर हमारे पाकिस्तान के मित्र हमारे साथ बैठे तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमारे कोई वो एक विरोधी बैठे। हम लोग आपस में बैठे बात करें, अपनी इंटरनल भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि पाकिस्तान से शुरू से हमारा कोशिश ये रही है हमारे देश की तरफ से कि हमारे उनसे मित्रतापूर्वक संबंध रहे। हमारे यहाँ अभी मिश्रा साहब ने एक बताया था, आंकड़े दिए थे कि 4 बार पाकिस्तान ने अटैक किया, उसमें एक चीज सामने निकल के आई, एक बार भी पहल हिंदुस्तान की तरफ से नहीं हुई। इस बात को अमीन साहब भी स्वीकार करेंगे कि एक बार एक ऐसा इंसिडेंट बता दें कि युद्ध के लिए हमारी तरफ से कभी पहल हुई। हम लोग हमेशा डिफेंसिव मोड पे रहते हैं, आज भी डिफेंसिव रहते हैं, कभी भी हम लोग ऑफेंसिव या अटैकिंग मोड पर नहीं रहते। हाँ, अपनी आत्मरक्षा करना हर देश का अपना फर्ज है, हर सरकार का अपना फर्ज है, जिसमें हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे किसी की भी सरकार रहे, चाहे किसी भी दल की सरकार हो। अगर कोई भी हमारा पड़ोसी मुल्क या कोई भी अगर देश हमारे साथ जो है दुश्मनी निभाता है या हमारे पर हमला करता है, तो हमें अपने मुल्क की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और उसके लिए हम पूरे सक्षम हैं। ठीक है, नुसरत आमीन साहब, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अपने अपने सवाल उठाए, आप तक भी पहुंचे होंगे सवाल, क्या कहना चाहेंगे इनके सवालों के पर? देखें, कुछ बातें तो मेरे ख्याल है बीजेपी और कांग्रेस की ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के दरमियान जो ट्रेडिशनल क्लैशेस होते हैं या उससे कनेक्टेड, जी, मुझे इनकी बात अच्छी लगी कि जी अगर कोई बाहर का, पाकिस्तान का कोई आदमी बैठा हुआ है तो उसके सामने भी ये बात की जा सकती है। और नौमन कहते रहे, हमारे बीजेपी के साथी कहते रहे कि बात कांग्रेस वालों को समझाते रहे कि आप देख नहीं रहे पाकिस्तान से भी एक आदमी बैठा हुआ है, फिर भी आप ये बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ मैंने एक तब्दीली देखी और
मैं ये दुआ करता हूँ ये तब्दीली तरफ के दोनों तरफ वाक़ हो, रुनुमा हो और दोनों मुल्कों के दरमियान जो है यही जैसा हम आपसे भी उम्मीद करते हैं अमीन नहीं साहब, हम लोग आपसे मित्रता चाहते हैं। नुसरत अमीन साहब, मैं आपको रोकना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, खुशी की बात यह है कि आपके टेलीविजन पर भी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें आपके दो बड़े वरिष्ठ लोग बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई देखो मोदी साहब अभी हेरात गए, हेरात से चले गए स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से अमेरिका, हो सकता है कि वो लंदन में नवाज शरीफ साहब को देखते आए, बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो आपके यहाँ भी यह शुरू हुआ है, बड़ी खुशी है। नहीं, मैं तो ज़ाती तौर पे जितनी बार भी हिंदुस्तान के साथियों से टेलीविज़न इंटरेक्शन हुई है न्यूज़ में, मैंने ये हमेशा बात की है कि मोदी साहब ने एक बहुत बड़ा जेस्चर दिया था, एक बहुत गंभीर सिचुएशन में, एक बहुत खिंचाव की सिचुएशन में वो पाकिस्तान आए और नवाज शरीफ साहब की नवासी या पोती जो थी उनकी उसमें शरीक हुए। उसके बाद मामला गड़बड़ हो गए। देखें, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान से आपको शिकायतें भी हैं, अगर मैं ये जैसे मैं समझता हूँ कि उनमें बहुत सी जेन्युइन हो सकती हैं और बहुत सी जेन्युइन नहीं हो सकती, लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूँ कि सारी जेन्युइन है, तो क्या उनका अपना सोल्यूशन, क्या इंडिया के पास मैं समझता हूँ 50% से ज़्यादा सोल्यूशन है। मैंने हिंदुस्तान में बैठ के भी एक टेलीविज़न पे ये सवाल किया था अपने सीनियर साथियों से जो हिंदुस्तान जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से था कि इंडिया एक बहुत बड़ी 10 टाइम्स या शायद 12 टाइम्स बड़ी इकॉनमी है पाकिस्तान से। इंडिया आबादी के हिसाब से शायद 8 और 9 टाइम्स बड़ा है पाकिस्तान से। इंडिया की एक पॉलिटिकल से है पाकिस्तान के मुकाबले में यकीनन बहुत स्ट्रॉन्ग है दुनिया भर में। क्या वजह है कि हिंदुस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, चलें और हो ना हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि नेपाल बहैसियत इंडिया को एक पावर के खुद को इनसिक्योर नहीं महसूस करता हो। श्रीलंका से मामलात रहे, पाकिस्तान एक छोटा भाई जिसको आप कह रहे हैं, क्या वजह है कि ये हमेशा इनसिक्योर है? एक बार बैठ के इसकी इनसिक्योर उसका आंसर है, मैं जवाब, सॉरी मैं आंसर देना चाहूंगा। खत्म क्यों नहीं कर देते आप? नहीं, हम कुछ जवाब दे रहे हैं। नुसरत अमीन साहब, पुष्प रंजन साहब पहले जवाब दे रहे हैं, उसको बीडी मिश्रा साहब भी जवाब दे रहे हैं। नहीं, एक बात ऐसा है कि आपके हम आज के दिन में आपके यहाँ रहील शरीफ साहब और रिजवान अख्तर साहब और नसीर खान जंजुआ साहब, ये वाकई जो पायलट का एक चेयर है उसमें बैठे हैं। आपके यहाँ जब पास आउट होता है, शायद आपको इसकी इल्म न हो, आपके एकेडमी से जब अफसर पास आउट होते हैं तो ये कहते हैं कि मेरा आर्मी करियर तब तक सफल नहीं होगा, तब तक ये हलाल नहीं होगा जब तक कि मैं भारत के टुकड़े टुकड़े न कर दूं। जहाँ पर यह फीलिंग होगी तो वाकई ये जो आप कह रहे हैं कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, ये इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके यहाँ जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वह हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, टुकड़े टुकड़े करना चाहता है और ब्लीड थ्रू 1000 कट्स करना चाहता है। यह फैक्ट है। नुसरत साहब, आप माने या ना माने, वाकई हकीकत यही है। नुसरत साहब, मैं थोड़ा सा बीच में टोक रहा हूँ। देखिए, बहुत आपकी जो बातचीत है उसमें बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट भी मैं देख रहा हूँ, एक उम्मीद भी देख रहा हूँ। देखिए, हम फिर एनएसजी पे आ रहे हैं क्योंकि ये विषय भी एनएसजी पर, इस टॉपिक पे हम लोग बातचीत करने बैठे हैं। एनएसजी में देखिए, पाकिस्तान और भारत दोनों ने एक हफ्ते के आगे पीछे ही अप्लाई किया। भारत ने पहले किया, उसका 12 दिन पहले किया। और जो आप बता रहे हैं पाकिस्तान में, मुझे लगता है कि 80% लोग इस फेवर में, देखिए हर जगह कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट होता है, जो अभी ब्रिगेडियर साहब बता भी रहे हैं कि ये एलिमेंट है, लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तान में, मुझे अभी भी ये भरोसा है, विश्वास है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी उस तरफ ये पुश करना क्यों नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही एनएसजी में, सोल वाली बैठक में एनएसजी के लिए पुश करे उसको। दोनों ही मुल्क क्यों नहीं बने उसके लिए? क्या दिक्कत है? नुसरत अमीन साहब, इसको मैं ऐड कर दूं, जो कह रहे हैं उस पर एक एडिशन ये है कि देखिए, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, चाइना और उसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका ये और टर्की, ये देश हैं जो कि भारत को अपोज कर रहे हैं एनएसजी में। और इसमें जो लीडिंग ग्रुप आज के दिन में है वो चाइना का है। और चाइना का मैं आपको बता रहा हूं, आप 24 जून कह रहे हैं, 24 जून कह रहे हैं, मैं शायद 20 जून मैंने नोट किया, नहीं 24 जून को। देखिए, चाइना इसके लिए काउंटर बैलेंस करेगा। वो ये कहेगा कि भाई ठीक है, इंडिया को आने दो इधर, और मुझे आप EMT
सीआर में जाने दो। ये होने वाला है और इसको शायद पाकिस्तान भी न रोक पाए। हालांकि पाकिस्तान यह कहता है कि ये दोनों बॉडीज कॉन्सेंसस डिसीजन पर काम करती हैं, यहाँ पर वोटिंग नहीं है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं है और बाई पार्टीजन एक्टिविटी नहीं है। तो ये होने वाला है, इंडिया बनेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जानते हुए भी कि ये हमारी चाल बड़ी बुरी चाल है, फिर ये चाल पाकिस्तान क्यों कर रहा है यह समझ में नहीं आता। नुसरत आमीन साहब, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले से जो मिश्रा साहब ने बात की, मैं वहाँ से शुरू करूँगा। इन्होंने जिस तरह बताया कि जब पाकिस्तान में फौजियों की ट्रेनिंग होती है और जब वो निकलते हैं फिर अपनी बाकायदा फ़राइज़ की अंजामदही के लिए, तो उनसे ये ओथ लिया जाता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दोस्त सिर्फ साथी लोग हमारे दोस्त नहीं होते, तो पॉलिटिशियन से भी हम लोग का मिलना मिलाना होता है, हम लोग का ब्यूरोक्रेट से भी मिलना जुलना होता है। पाकिस्तान में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं और बहुत ताकतवर लोग होते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट का एक इनएविटेबल पार्ट होते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होती है हमारी। हमें काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, कहाँ पाकिस्तान का कसूर है, हम आपके सामने माने ना माने, कहाँ पाकिस्तान का कसूर है, कहाँ नहीं है। हिंदुस्तान के या किसी भी मामले में, सऊदी अरब के मामले में, इसराइल के मामले में, अमेरिका के मामले में, वो कुछ ना कुछ हमें अपने तौर पे समझ में आ रहा होता है। देखिए, ये अगर मैं किसी जो जिनसे हमारे कम्युनिकेशन है, राब्ता है, किसी फौजी के सामने कहूँ, आप यकीन करें वो हैरान हो जाएगा बेचारा पाकिस्तानी फौजी कि ये बोल क्या रहे हैं। उनकी अपनी डिस्कशंस देखें, वो ऐसी नहीं है। ये पाकिस्तान की फौजी क़यादत इस वक्त बहुत लिबरल है। मैं ये सब तो नहीं कह सकता कि पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है और पूरी यू टर्न ले ली है पॉलिसी ने, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि लेना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जी, इस वक्त जो फौजी क़यादत है, इस वक्त जो मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त बहुत ज़्यादा फंक्शनल है, उनकी प्रायोरिटीज़ में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो शायद इंडिया पाकिस्तान से कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, जो कि इंडिया के भी फेवर में डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। मिसाल के तौर पे आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो इस वक्त जंग है, देखें, उसमें फेलियर्स, उसमें मुश्किलात एक अलग मुद्दा है, एक अलग सवाल है। लेकिन उसके ख़िलाफ़ जो एडवांसमेंट्स हैं, उसके ख़िलाफ़ जो अचीवमेंट्स हैं, वो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी हुआ नहीं। और इंस्टीट्यूशनल जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के दरमियान पहली बार कंसेंसस के साथ पाकिस्तान में ये काम होना, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। यहाँ पर चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हों, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, चाहे वो मिलिट्री हो, या रिजवान अख्तर साहब का आप नाम ले रहे हैं वो हों, चाहे जंजुआ साहब हों, ये सब इस मामले में एक पेज में है। आपका नहीं मैं सर हिलता हुआ मैं देख रहा हूँ, जिसकी वजह से बड़ी डिस्ट्रैक्शन है मेरे बोलने में। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बड़े फूले हुए गुब्बारे की तरह नज़र आती हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले, कुछ अर्से पहले भी एक साहब जो शायद बकौल उनके कि वो पाकिस्तान में 40 साल डिप्लोमेटिक सर्विसेज की अंजाम देते रहे इंडिया की तरफ से, उन्होंने बड़ी हैरानकुन बात की कि जी, पाकिस्तान के मैंने जितने भी ऑफिशियल मैप्स देखे उसमें जूनागढ़ पाकिस्तान में दिखाया। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज। और जब मैंने नहीं कहा, और जब मैंने कहा कि आपको क्या हो गया, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने स्कूल कॉलेजेस में जो आई कैन ड्रॉ माई सेल्फ, आई कैन ड्रॉ। चलिए नुसरत आमीन साहब, अगर हम एनएसजी के मुद्दे पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम एनएसजी के मुद्दे पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है। मुद्दे पे तो बात हो रही है, एनएसजी मुद्दे पे तो मैं वही पूछ रहा था कि देखिए, मैं उन प्री कंसीव्ड नोशंस की बात करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, पाकिस्तान, इंडिया, हिंदुस्तानी, एक मिनट जरा सुन लें। नुसरत आमीन साहब, पुष्प रंजन साहब का एक सवाल है, उसको जरा सुन लीजिएगा। पुष्प रंजन साहब का एक सवाल है। एनपीटी पे दस्तखत भारत ने भी नहीं किया है, पाकिस्तान ने भी नहीं किया, इजराइल ने भी नहीं किया और लीबिया ने नहीं किया। तो दो तो अलग हैं उस मामले से, एनजीटी से बाहर के मामले हैं। लेकिन ये दोनों देश एनपीटी पे दस्तखत करने वाले देश नहीं हैं और दोनों ने ही अप्लाई कर रखा है एनएसजी के लिए। तो क्यों नहीं इस वैसा माहौल पाकिस्तान में ही बने कि दोनों को पुश करना चाहिए। सोल में जो आने वाला जो मीटिंग है, जो फाइनल मीटिंग है, उसमें इस चीज़ को पुश किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ही न्यूजीलैंड को इस बार कहने वाला है कि आपने वो सवाल उठाया था कि जब एनपीटी पे जिसने साइन नहीं किया है तो क्यों भारत को बनना चाहिए वहाँ पर, जो चाइना खेल रहा है। जबकि जापान ने जब शामिल हुआ था इसमें एनजीटी में,
तब जापान उस वक्त एनपीटी पे साइन नहीं किया हुआ था, उसके एक साल के बाद 76 में जापान ने साइन किया था। तो कहानी ये गढ़ी चाइना ने कि जापान चूंकि फाउंडर मेंबर है, इस वजह से उसको इससे एग्जेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, उस पे भी हम नहीं आते हैं। एनपीटी पे इन दोनों ने जब साइन नहीं किया है तो क्यों नहीं दोनों देश के लिए पाकिस्तान में ही माहौल ऐसा बने और यहाँ से भी माहौल बने, क्योंकि इंडिया कभी ये नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान को हमें नहीं बनने देना है। यहाँ वैसा माहौल नहीं है, यहाँ किसी भी तरह से वो स्कोर सेटल करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके यहाँ जो डिफेंस मामलों की जो कमेटी है, जिसके मुशाहिद हुसैन साहब चेयरमैन हैं, उन्होंने इसे पुश करना शुरू किया है कि भाई क्यों हम दूसरे भी कंट्रीज से राब्ता करें और मामले को लटकाएं सोल बैठक के पहले। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं आप? देखिए, आपने तो बड़ी बड़ी डिटेल्स के साथ, बड़ी माइनर डिटेल्स के साथ एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसकी ये सर्विसेज ग्रुप की हिस्ट्री और सारा एनपीटी के हवाले से जो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का स्टैंड है उसकी इतनी माइनर डिटेल्स बताई हैं, और मैं तो बहुत सारी बातों से वाकिफ भी नहीं हो सकती, बात ये जो आप बता रहे हैं। लेकिन आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आपकी बात का कंक्लूजन कुछ इस तरह बन रहा है कि पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को किसी एक लेवल पे आकर किसी कंसेंसस पे पहुंचकर जो है इस ग्रुप को ज्वाइन करने या ना करने के बारे में कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, या किसी एक जगह आके जो है वो ठहरना चाहिए। तो ठीक है जी, मैं तो ये चाहता हूँ, चाहे वो आतंकवाद का मामला हो, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन का इशू हो, चाहे वो पाकिस्तान के जो इंटरनल इश्यूज हैं उनके ऊपर इंडिया के खदशात हों, चाहे ये एनपीटी और अब ये न्यूक्लियर सर्विसेज ग्रुप में मेंबरशिप का इशू हो हिंदुस्तान की और फिर पाकिस्तान की और चाइना का, उसके ऊपर स्टैंड हो। मेरी तो ख्वाहिश है और मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कंसेंसस हो। कोई ऐसा, मेरी पसंद से नहीं, कोई ऐसे किसी ऐसे पॉइंट पे आके दोनों मुल्कों को एक जॉइंट स्टैंड अगर ले सकें जो दोनों मुल्कों के लिए भी, वहाँ के लोगों के लिए और इस रीजन के लिए बेनिफिशियल हो, तो जाहिर है आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सपोर्ट। लेकिन एक चीज लगता है क्या है कि जैसे मोदी साहब गए वहाँ ज्वाइंट सेशन को जो उन्होंने एड्रेस किया वाशिंगटन डीसी में, तो कैपिटल हिल में देखिए मोदी साहब 5वें प्रधानमंत्री हैं भारत के जिन्होंने एड्रेस किया वहाँ पर, और पाकिस्तान से सिर्फ 2, अयूब खान साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा, इन 2 लोगों ने वहाँ एड्रेस किया। क्या एस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोगों को ये बुरा लगता है कि हमारे सिर्फ 2 और इंडिया से 5 लोग गए? और एक सवाल, और दूसरा सवाल ये कि आपको बहुत छोटा लेकिन थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि मोदी जी अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते तो कैसा होता? मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते तो यकीनन मुझे मतलब हो सकता है शायद नवाज शरीफ हिंदुस्तान के खुदा न खास्ता प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे, तो फिर क्या हालात होते मैं उसके बारे में तो अज्यूम नहीं कर सकता। लेकिन आई थिंक यू जेंटलमैन इज अ मैन ऑफ माइनर डिटेल्स। आपकी स्टडी पे मैं जरूर आपको अप्रिशिएट करूंगा। आप बड़ी माइनर डिटेल में और बड़े खास एकेडमिक किस्म के सवाल निकाल के लाते हैं, और यकीन करें उनके जवाब, उनका जवाब तो मेरे पास होते ही नहीं, क्योंकि मुझे इतनी डिटेल्स पता होती हैं। आई विश के मैं इसका जवाब दे सकता। हाँ, मुझे ये खतरा है कि आप इतनी माइनर डिटेल्स में जाके सवाल करते हैं कि मुझे अब ये खतरा है कि कहीं आप वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स का एरिया ना पूछ लें मुझसे। नहीं, वो जाहिर है मुझे नहीं पता। चलिए राजनीति में कुछ बात कर लें। ऐसा है कि जो चाइना ने प्रश्न उठाया है, जो चाइना कह रहा है कि इंडिया को एनएसजी का नहीं मेंबर बनना चाहिए, आपने भी कहा था चाइना का है कि ये नॉर्म बेस्ड होना चाहिए। नॉर्म बेस्ड में एनपीटी पहले आता है, और अगर एनपीटी को नॉर्म चाइना मान लेता है तो हम नहीं जा सकते वहाँ पर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीटीबीटी को भी तो आपके लिए भी एप्लीकेबल है। अगर ये नाम आएगा तो आप भी नहीं आ पाएंगे। कहना यह है कि आप सपोर्ट करिए, अपने मित्र चाइना को कहिए सपोर्ट करे, और आपको जो डर है कि वहाँ हम पहुँच जाएंगे, भारत पहुँच जाएगा, तो कॉन्सेंसस आपके आने का नहीं बनेगा, ये अपोजिट होगा। वहाँ पर अगर भारत पहुँचेगा तो आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल ग्रुप में जाएंगे। आज के दिन में अमेरिका का या पूरे विश्व का एक ही कंसर्न है न्यूक्लियर वेपन पर, कि क्या न्यूक्लियर वेपन ऐसे लोगों के हाथ में है, इसका ट्रिगर ऐसे लोगों के कंट्रोल में है जो रिस्पॉन्सिबल इनफ है कि ह्यूमैनिटी को बचाया जाए। ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने में कोई टाइम नहीं लगेगा,
लेकिन बचाने के लिए एफर्ट होना चाहिए। भारत यह सोचता है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जिस दिन यह सोचने लगेगा उस दिन हमारी आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं एक बात तो यहाँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अब ये सवाल बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है। ये खदशा अब बिल्कुल बेकार हो चुका है दुनिया का, हिंदुस्तान का और अमेरिका के, कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो किसी गैर जिम्मेदार हाथों में हैं। ये बात साबित भी हो चुकी है। ये बात थ्रू आउट हिस्ट्री, अगर चेन ऑफ इवेंट्स देख लें, जो कुछ होता रहा है वो उसको भी देख लें, और जो कुछ जायजे लिए जाते रहे हैं, जो कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग होती रही है पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स के हवाले से, उनका भी जो ओवरऑल रिजल्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट सामने आया है, तो उससे ये बात तो हिंदुस्तान को भी समझ लेनी चाहिए और पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स और उस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हर चीज़, हर शय जो है वो इंतहाई जिम्मेदार लोगों के हाथों में है और वो इंतहाई जिम्मेदार लोगों के हाथों में रहेगी। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान आगे क्या करना है उसके हवाले से इस एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होता है उसका और वो डिसाइसिव रोल होता है। ये उन लोगों के हाथों में। रही बात दूसरी चीज़ों की, तो यकीनन पाकिस्तान में जैसे दहशतगर्दी के हवाले से बात होती रहती है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान की सॉइल खुद सबसे ज़्यादा इस मैनेज से इस इशू का विक्टिम है। तो उसके खिलाफ एक जंग हो रही है। उसके ऊपर अगर किसी को शक है तो वो थोड़ा सा इंतजार नहीं, ये आपका डिफेंस का पॉइंट नहीं हो सकता है। ये आपका डिफेंस का पॉइंट नहीं नुसरत साहब, इसलिए हो सकता है, इसीलिए आप गलती करते हैं। नहीं, इसलिए नहीं हो सकता है कि आपके जो सदर थे जनरल मुशर्रफ, ये हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के हित में रिलीजियस मिलिटेंसी थी, उसको हमने शुरू किया था और ये प्रूव हुई कि पाकिस्तान का उससे हित हुआ। आज भी वहाँ बैठे हुए हैं, अपने फार्म हाउस में बैठे हुए हैं, ट्रेजन का मुकदमा चल रहा है, कोर्ट उनके यहाँ जाती है। तो मैं कैसे समझ लूँ कि ये वाकई एक पर्सनैलिटी, माइंड, सोल और हार्ट का चेंज है? समझ में नहीं आता है। और अगर यकीन हो गया होता विश्व का कि आपकी न्यूक्लियर वेपन्स बड़ी सेफ हैं, तो अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस का बढ़ोतरी नहीं करता जाता। ठीक है, जवाब लेते मिश्रा जी, आपका और हिंदुस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, हिंदुस्तान के नेताओं का और हिंदुस्तान की आवाम का पाकिस्तान की अब 2-4 साल से जो मूव्स हैं, जो एक्शंस हैं, उन पे यकीन करने का एक बड़ा रोल होगा हालात को ठीक करने में। पाकिस्तान अकेला जितना भी हालात ठीक करता रहे, अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो मामला ठीक भी नहीं होगा। आपका यकीन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नुसरत आमिर साहब, यहाँ पर एक सवाल छोटा सा यहाँ पर यह है कि एनएसजी की बात होती है, यकीन कैसे कर ले? यकीन दिलाना आपके हाथ में है। लाहौर गए वाजपेयी जी और मोदी जी राईविंड गए, ये तो यकीन का ही बात है ना। आपके अपने आप जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो उससे तो बड़ा अभी तक तो क्लियर है मामला के नहीं कोई ऐसी बात नहीं थी पाकिस्तान के। ठीक है नुसरत आमिर साहब, एक छोटा सा सवाल यह है कि हाफिज सईद आके बेतुकी बयानबाजी करते हैं, चाइना भी इस बात को मानता है कि 26/11 में पाकिस्तान का हाथ था। उसके अलावा अब अमेरिका भी कहता है कि आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं वो पाकिस्तान से निकलती है। तो आखिरकार इस तरह से आप भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंध अच्छे रहें, तो इन सब के बीच ये कैसे सामंजस्य बैठेगा, कैसे स्थिति सामान्य होगी? नहीं, और आप उसके बाद हाफिज सईद साहब की आप सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं, इन बयानों के बाद और सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं आप, तो कैसे यकीन दिलाएंगे आप भारत को? देखिए, सिक्योरिटी बढ़ा देने से तो मतलब इससे तो ये कोई बात एस्टेब्लिश नहीं होती। अगर कोई यहाँ पर मेरा नापसंदीदा आदमी बैठा हुआ है और वो आदमी ठीक भी नहीं है, लेकिन अगर वो इनसिक्योर है तो मेरा फर्ज है कि मैं उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करूं। किसी का सड़क पे मारा जाना तो ठीक नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है नुसरत आमिर साहब। सवाल सिर्फ इतना है कि उसकी सिक्योरिटी देना ठीक है, लेकिन जो लोग देश के खिलाफ, देश के अमन चैन, आपसी संबंधों को खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आखिरकार पाकिस्तान हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्या कुछ वजह है या फिर उन्हीं का ज्यादा वर्चस्व है पाकिस्तान में? देखिए, यहाँ कुछ कंपल्जन होते हैं हर जगह, दुनिया में हर जगह। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, आप बहुत नौजवान हैं, शायद आपको इतनी पुरानी बात ना याद हो। पाकिस्तान के क्रिकेटर थे मोहसिन हसन खान, जिन्होंने हिंदुस्तानी फिल्मों में काम किया। तो उनकी एक फिल्म जब रिलीज़ होने के बाद बॉम्बे के सिनेमास पे लगने लगी, तो आपके एक बहुत बड़े नेता थे आंजहानी बाल ठाकरे साहब,
उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को चैलेंज किया और खुद पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चैलेंज किया और उन्होंने मोहसिन हसन खान को चैलेंज किया कि अगर इस आदमी की पिक्चर किसी एक सिनेमा पे भी लगी तो उस सिनेमा को जला के राख कर दिया जाएगा। तो उस वक्त तो इंडिया की गवर्नमेंट ने ना उनको गिरफ्तार किया, ना उनको कुछ समझाया, ना कुछ किया, और उनकी भी सिक्योरिटी शायद और फुल प्रूफ बना दी गई थी और उस पे झगड़ा भी हुआ जब उनकी फिल्म तो छोटी बात ठाकरे साहब ने आतंकवादी भेजे थे। ठीक है बेटी पुष्परंजन साहब का एक आखिरी सवाल, पुष्परंजन साहब का एक आखिरी देखिए वो तो छोटी बात थी, ये बाल ठाकरे वाली बात है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन एक ध्यान दीजिए, हाफिज सईद जैसा आदमी नहीं गलत बात, पाकिस्तान के न्यूक्लियर सप्लाइज ग्रुप के बारे में कह रहा है कि हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे, उससे सरकार कुछ भी नहीं खंडन कर रही है, सरकार चुप रहती है। बाल ठाकरे की बात यहाँ आप एनएसजी में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप एनएसजी में अप्लाई कर रहे हैं, और एक तरफ आपके देश में बैठा हुआ जो दहशतगर्द पाकिस्तान की फौज में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में इस धमकी के बाद कितने लोग पेट पकड़ के हंस रहे होंगे, वो तो आपको नहीं पता। नहीं, लेकिन सवाल है कि एक आदमी उठ के कह रहे हैं मैं चलिए ठीक है नुसरत आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब ये उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं ऊपर वाले से कि आपकी सरकार भी इस बात को भली भांति समझेगी कि हाफिज सईद जैसे लोगों पर जितना जल्दी नकेल कस लिया जाए इतना ही बेहतर होगा, क्योंकि यहां पर सवाल पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ही और सिर्फ पाकिस्तान और वहां की आवाम का भी है, क्यों इससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत आमिर साहब हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमान बेटी मिश्रा साहब, पुष्परंजन साहब, मुकेश वाजपेयी और अनुज अत्रे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल अगर हम बात करें एनएसजी को लेकर तो इंतजार करना होगा 24 जून का, जब अगली मीटिंग होगी, क्या कुछ निकल के आता है, क्या वाकई ही चीन जिस तरह से विरोध कर रहा है वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है या फिर वो भी अपने आप को सरेंडर करके समर्थन हिंदुस्तान का करता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।